नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं 2024 के चुनाव जो हैं उसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कैंपेन मोड में है। इंडिया गठबंधन अपने घटने बढ़ने के सिलसिले में कम से कम चुनाव की तैयारियों में वो भी लगा हुआ है। तो जैसे ही 2024 के आम चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी कोर कसर जो है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लोकसभा चुनाव के 2024 के ऐलान होने से पहले बीजेपी ने चुनाव अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने मोदी कार्यकाल के 10 साल का प्रचार करने के लिए 5 वीडियो जो है वो जारी किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर बीजेपी ने अपने हैंडल से 5 वीडियो जो है वो जारी किए हैं। और इन सब पे क्या क्या जो कहा गया है मोटा मोटा जरा थोड़ा आपको बता देता हूं। तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, एक थीम है, इसमें गाना है जो ट्रेंड ये लोग करा रहे हैं। 8 भाषाओं में इस गाने को बनाया गया है। तो चुनाव अभियान के तहत ये 5 वीडियो लॉन्च हुए, 8 भाषाओं में लॉन्च हुए। तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही अपने पूरे चुनाव की कैंपेन का ताना बाना भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुन रही है। ये बिल्कुल प्रेसिडेंशियल तरह का एक चुनाव होता। कम से कम बीजेपी की चाहत यही है कि लोग सिर्फ मोदी का चेहरा देखकर वोट दें, बाकी क्या कमी क्या खामी रह गई उस पर चर्चा विशेष ना हो। वीडियो के जरिए सरकार के कामकाज का प्रचार किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात की गई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल गारंटी कर देते हुए हर जगह नजर आते हैं कि भाई मोदी की गारंटी है, ऐसा भी होगा, शौचालय भी मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी और सिलेंडर भी दे दिए जाएंगे। इस तरह की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादे करते नजर आते हैं उसे मोदी की गारंटी के नाम से आगे इसमें बढ़ाया जा रहा है। वीडियो में नारी गरिमा पर हुए काम को दिखाया गया है, मुद्रा लोन दिखाया गया है, उज्ज्वला योजना से महिलाओं का जीवन कैसे बदला है उसका दावा किया गया है। तीसरे कार्यकाल में अगले 100 वर्ष पर नजर डाल रहे हैं। मतलब कि हम अगर तीसरी बार आ गए तो 100 वर्ष के लिए एक बड़ी योजना है। डिजिटल इंडिया से गरीबों को शक्तिकरण का दावा इस पूरे वीडियो में किया गया है। तो जो मिशन 400 है उसमें कम से कम इस वीडियो में 2 अहम बातें दिखाई पड़ती हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, उनके चेहरे पर बीजेपी की कोशिश कि वोट मिले। और दूसरा, महिला वोटर कम से कम 2014 के बाद से बीजेपी के तरफ जो झुकाव देखा गया है उसको और सुदृढ़ करने के लिए इसमें महिलाओं को खास तौर से फीचर किया गया है। उनके ऊपर जो स्कीम्स हैं उन्हें खास तौर से फीचर किया गया है। महिला को एक बड़े वोट बैंक जो जाति धर्म से ऊपर वोट करे उसके लिए कम से कम तैयारी की जा रही है। तो क्या मिशन 400 में ये जो गाने हैं, ये जो कैंपेन है, किस तरीके से कारगर साबित होंगी, इस पर चर्चा करने के लिए भैया हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक संपादक हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक रणनीतिकार हैं, नंबर अंक गणित जिसे कहा जाता है उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करूंगा और ये पूछूंगा कि ये जो कैंपेन सॉन्ग वगैरह तो हमेशा ही लॉन्च होते हैं, लेकिन 14 के बाद से बीजेपी की जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कैंपेनिंग होती है, हर मौके के लिए एक अलग तरीके का गाना, एक अलग फ्लेवर लेकर आते हैं। 8 भाषाओं में लॉन्च करा है इस पूरे गाने को, मोदी की गारंटी को। तो क्या माना जाए बीजेपी के जो आउटरीच है, कम से कम 2024 के चुनाव में जो कहा जाता था कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया और वेस्ट की पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश है, हर भाषा में हर सब तक पहुंचने की कोशिश है। जरूरत भी है, कोशिश इसलिए है क्योंकि जरूरत भी है। अगर आपने देखा होगा जो वीडियोस रिलीज हुए हैं वो किन भाषाओं में रिलीज हुए हैं, वो भाषाओं में रिलीज हुए हैं जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की पैठ कम है या हाल ही के वर्षों में वीकन हुई है। मिसाल के तौर पे कर्नाटक, केरला में कभी रही नहीं अस्तित्व में वो, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल पर भी एक वीडियो है जहां तक मेरी जानकारी है। देखिए अंकित, मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है और इससे लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि 100 साल का नैरेटिव बना रही है भारतीय जनता पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में ये हक रखती है कि अपने आंकड़े बढ़ाने पे तरजीह करे, उसके टुवर्ड्स वर्क करे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 के आंकड़े की बात कर रही है, बावजूद इसके कि उसके पास
काफी कंफर्टेबल मेजोरिटी आउटगोइंग हाउस में भी है, और जो 100 बरस का नैरेटिव बना रही है, तो उसके चलते मुझे ऐसा एहसास होता है कि अगर ये तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आ गए तो वो जरूर काया पलट करेंगे। वो सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही नहीं रहने देंगे। मुझे लगता है कि काफी वक्तों से, काफी बरसों से जो भारतीय जनता पार्टी का एक माना जाता था एक एस्पिरेशन, और जो वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक कमीशन भी बैठा था अटल जी के जमाने में, कि भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहती है। और हो सकता है कि उसके लिए इन आंकड़ों की जरूरत हो। आने वाले वक्तों में क्या होता है, इलेक्शन के रिजल्ट्स में क्या आता है, कितने नए आंकड़े उनके पास आते हैं, ये सब उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक चीज बड़ी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सत्ता में आएगी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारी फेरबदल करेगी। और उसके चलते मैं समझता हूं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो उसकी जगह आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अपेक्षा कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। आई मे जी। प्रूव टू बी रॉन्ग, पर आज के दिन मुझे ऐसा ही लगता है। अमिताभ जी, 400 के आंकड़े की बात है और शायद इसी वजह से आउटरीच जो है उसका देखा जा रहा है कि साउथ में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार इसीलिए बड़े दौरे भी इस तरफ लग रहे हैं। दो अहम बातें इन वीडियोस में सामने आती हैं जो लॉन्च हुए हैं। एक तो भाषा, जो साउथ की सारी भाषाओं में करे गए हैं, तमिल में करे गए हैं, बाकी भाषाओं में करे गए हैं, और उसके साथ साथ महिलाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। अगर 370 बीजेपी और 400 एनडीए होना है, 370 को भारतीय जनता पार्टी पहुंचना है, 303 पिछली बार थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो कर्नाटका के अलावा साउथ के स्टेट और उड़ीसा है, वहां पर कम से कम 40 से 50 सीटें और चाहिए होंगी। देखिए, क्या है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पार्टी है। आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया में भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें है उसके पास। अलायंस पार्टनर्स की बात नहीं हो रही, सिंगल ऑन स्टैंड अलोन बेसिस अगर बात करें जी। और आज जेडीयू की वापसी से क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस जो है वो ऑलरेडी 350 सीटों पर खड़ा है आज, क्योंकि सारे लोग वापस आ गए। शिवसेना में टूट हो गई, एनसीपी से कुछ अलाइज हमारे पास आ गए, यानी बीजेपी के पास आ गए। तो 350 के आंकड़े पे तो है, 50 सीटें और लानी। भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें आई थी 2019 में, 72 सीटों पर वो सेकंड थी। अगर उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का 5% वोट शेयर बढ़ जाता है, यानी वो अगर 5% वोट शेयर विनिंग पार्टी का कम हो जाता है और 5% वोट शेयर बीजेपी का बढ़ता है, यानी इसको 10% स्विंग कहते हैं, 5 - 5 + 5, तो बीजेपी इन 72 सीट्स में से 39 सीट्स और जीत सकती है। जी। तो अगर वो अपने आंकड़े को होल्ड कर लेती है 303, तो 39, हाइपोथेटिकल बात हो रही है, इम्पॉसिबल इज पॉसिबल इन बिल्कुल पॉलिटिक्स। बिल्कुल। वोट पड़ता है तो पड़ता ही है। तो 303 + 39, 342, तो सिर्फ ये 375 सीटों में जो बीजेपी लड़ी है उसके बेसिस पर पहुंच सकती है। अब आपकी बात यहां पर आ जाती है कि अगर उसको 370 पे पहुंचना है तो अब कहां पे गैप है। अगर 370 पे पहुंचना है तो ऑफकोर्स कर्नाटका के अलावा किसी और दक्षिण भारतीय राज्य को स्वीप करना पड़ेगा, उड़ीसा को स्वीप करना पड़ेगा और वेस्ट बंगाल को भी स्वीप करना पड़ेगा लार्जली। आज एक और मिसकंसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में मैक्स आउट कर चुकी है। इसका खुला होगा क्या? ठीक है, क्योंकि यूपी में ही अगर आज की बात करें तो 16 सीटों का अपसाइड है। अगर ऑफ कोर्स वो मिशन 100 हो जाता है 80/80, लेकिन पॉसिबिलिटी है, अपसाइड तो है ही, पॉसिबल है। तो साउथ और ईस्ट का अगर बीजेपी राजनीति पॉसिबिलिटी का ही खेल है। अब वही अंक गणित के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, 80 में से 80 भी आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 450 सीट लड़े और 450 सीटें जीत जाए। अंक गणित के हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है, वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको ये भी कहेगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो एंटी इनकम्बेंसी, जहां जहां पर इन्होंने, चाहे वो कर्नाटका हो 25 सीट, मध्य प्रदेश की 27 सीट, अगर हम बात करें पिछले बार के अगर चुनाव से अगर आप जोड़ें 2019 का चुनाव, अमिताभ जी, जेडीयू ने बीजेपी के साथ लड़ा था, तब भी इनके वहां पर 39 एमपीज आए थे। तो इस बार वो और ज्यादा बढ़ के और कहां चले जाएंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल होगा। नहीं, तो वही तो बात हो रही है कि भाई यूपी में 64 सीटें जीती थी, तो 16 सीट तो और है।
बिहार में 1 सीट और है, झारखंड में 2 सीटें और है, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें और है, तो नॉर्थ में भी लगभग 23 सीटें हैं जहां जी पर बीजेपी इस बार इंक्रीज कर सकती है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए वो तो विश्लेषण जो है वो तो चुनाव के बाद ही होगा। सीधी बिल्कुल बात है सही बात है। कि नैरेटिव सेटिंग में माहिर है। आज की डेट में मतलब भी ये डिस्कस कर रहा है कि नहीं नहीं बीजेपी की 370 नहीं आएगी। कोई ये डिस्कस नहीं कर रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है कि नहीं जीत रही है। करेक्ट, उसका डिस्कशन खत्म हो चुका है आज की डेट में। डिस्कशन अब ये है कि बीजेपी की 400 सीट आएगी कि नहीं। नैरेटिव आप देखिए, विनोद जी, क्या साइकोलॉजिकल यही वॉरफेयर। कहीं ना कहीं माना जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के आंकड़े फेंके हैं उससे ये जो नैरेटिव की बात हो रही है, नैरेटिव को कम से कम कैप्चर करने में आसानी हुई है। जो अमिताभ जी कह रहे हैं बात में दम है कि इस समय जो गुणा गणित हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो ये हो रहा है कि क्या 370 पॉसिबल है। इस बात पर नहीं चर्चा हो रही है कि बीजेपी को हराना पॉसिबल है। देखिए, बात यह है कि नरेटिव उसका बनता है जिसकी आवाज पहुंचती है, जनता तक पहुंचाई जाती है, लोग सुनते हैं उसको, सुनने के साधन होते हैं, सुनाने के साधन। अमिताभ जी पता नहीं इनका कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से हैं, लेकिन इनको शायद ज्ञान होगा इस बात का भी कि जो आज के दिन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरफ टिल्टेड हैं। छोड़िए, वो लंबी बात है, वो डिफरेंट एक डिस्कशन है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का आज का जो अभिभाषण है, जी बीजेपी ने जो पैराडाइम शिफ्ट, अभी बीच में ऐसा लगता था कि राम मंदिर पे इलेक्शन लड़ेगी, आज के दिन वो नहीं लगता। राम मंदिर एक मुद्दा होगा अनेक मुद्दों में, लेकिन वो एक मुद्दा अकेला प्रमुख मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि उसके चलते भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है वो कंसोलिडेट हुआ। उसमें जो वैल्यू एडिशन है वो करने की कोशिश आज के दिन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वो वैल्यू एडिशन कितना होगा उस पर मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो जनता को प्रीएम्प्ट करना या उसको प्री जज करना या इलेक्शन को प्री अनाउंस कर देना, मतलब कॉल द इलेक्शन बिफोर इट इज हेल्ड, वो तो किसी भी विश्लेषक को नहीं करना चाहिए। जी मेरा अपना यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बावजूद इसके कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आती है, अगर हम ध्यान से देखें तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को 2014 की तरह बहुत सी स्टेट्स में बैसाखियों की जरूरत है। जेडीयू की जरूरत उसको बिहार में है, जेडीएस की जरूरत उसको कर्नाटक में है, इनडायरेक्टली उसको बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं जिनकी वो कोशिश करती है कि उनके साथ आ जाए। जी महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ की, वो किसी कॉन्फिडेंट पार्टी की एविडेंस नहीं है कि जो तोड़फोड़ की महाराष्ट्र में उन्होंने कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज वहां तोड़ दी। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के मुस्तकबिल पे, पॉलिटिकल मुस्तकबिल पे, उनके इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट पे कोई डिस्कशन नहीं है, लोग मान के बैठे हुए हैं कि वो जीत ही चुके हैं। जी हाँ, हो सकता है वो जीत जाएं, लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूं कि कम से कम इस देश में 15-20 करोड़ ये मान के नहीं बैठे हुए हैं कि वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि वो ठीक है। वोट भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ वोट पड़ता है। पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ करीब वोट पड़ा था। जी और इस देश की पॉपुलेशन क्या है, तो मैं समझता हूं कि लेट अस नॉट प्रीएम्प्ट अ डिस्कशन, लेकिन अभी इलेक्शन को जोर पकड़ने क्योंकि दीजिए। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, अमिताभ जी आखिरी में बस 10 सेकंड ही दे पाऊंगा आपको, लेकिन एक बात यह भी जरूरी है विनोद जी की 2009 से 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने 7.8 करोड़ वोट से अपना वोट जो है वो 22.9 बिल्कुल। करोड़ वोट तक पहुंचा लिया है। दिक्कत जी यह है कि जी। कांग्रेस और विपक्ष जो है वो ज्यादा वोट जोड़ नहीं पा रहा है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो 2009 में 11.9 करोड़ वोट मिलने वाली कांग्रेस पार्टी को 2019 में अंकित, 11.94 करोड़ यानी करीब बस 12 करोड़ के आसपास वोट मिले हैं। तो वो मैं इसको वोट नहीं इंडिया बढ़ पा रहा वर्सेस है अमिताभ। मैं इसको इंडिया विनोद वर्सेस शर्मा जी बीजेपी हमारे बहुत नैरेटिव नहीं आदरणीय मानता हूं। हैं। विनोद जी शर्मा जी हमारे बहुत आदरणीय हैं। आप अब मैं आपको एक और डेटा देता हूं, जाके आप चेक कर लीजिए। जी 1984 में कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले थे। आपको पता है 2019 में कांग्रेस पार्टी को कितने वोट मिले? 12 करोड़। जी 1984 में 12 करोड़ और आज 12 करोड़। वोटिंग डबल से ज्यादा हो गई है, डबल से ज्यादा। उस समय 33-34 करोड़ वोटिंग हुई थी और पिछली बार 65-67 करोड़ वोटिंग हुई है।
तो ये जो डेटा है, एकमात्र डेटा है, बता देता है आज की डेट में कि कांग्रेस पार्टी के साथ क्या प्रॉब्लम। दूसरी बात है, जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं विनोद शर्मा जी कि मीडिया मैनेज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बातें मैं बात कर रहा हूं जनादेश के आधार पर। 3-0 अगर स्कोर था तो वो जनता ने स्कोर दिया था, मीडिया या किसी कमेंटेटर ने स्कोर नहीं दिया था। यहाँ पे चुनाव अभी भी खुला हुआ है, चुनाव हमेशा खुला रहता है, ओपन रहता है। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि किसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज्यादा है। और विनोद बिल्कुल शर्मा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, बीजेपी आप को जो कह रहे हैं वो बैसाखियों ठीक कह की रहे हैं, जरूरत है, लेकिन यानी वही लेकिन डिस्कशन हो रहा है कि बीजेपी जीत रही हार रही, उसे बैसाखी बिल्कुल की बिल्कुल ठीक जरूरत बात है। है अमिताभ जी, लेकिन लेकिन अलायंस जैसे कि पार्टनर आप भी बहुत चाहिए, बेहतरीन तरीके से ये जिसे बात अलायंस जानते हैं पार्टनर कि चाहिए, हर वो एक अलायंस वोट पार्टनर के मिल लिए रहा है। हर एक चीज के लिए और राजनीति में ऑप्टिक्स कितने आवश्यक होते हैं, और इस समय जिसके पास ताकत जितनी ज्यादा है, अपने ऑप्टिक्स को, अपने भाषण को, अपने संवाद को, अपने संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, वही शायद सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और उसमें बार बार यह सवाल आता है कि क्या मीडिया एक फेयर रोल प्ले कर रहा है, दोनों साइड को बराबर मौका दिया जा रहा है। यह एक सवाल जो है, जो कम से कम पिछले कई सालों से लगातार पूछा जरूर जा रहा है। उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, ये एक अलग चर्चा का विषय है, इस पर किसी और दिन बातचीत जरूर होगी। विनोद जी, अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैं आपको बता रहा था, 8 भाषाओं में इन्होंने ये सॉन्ग लॉन्च किया है। और मैं अभी बिल्कुल देख रहा था कि ये जो भाषाएं हैं, जरा जाने से पहले फटाफट बता दूं आपको, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उड़िया, बंगाली और हिंदी। जो हमारे जानकार भी कह रहे थे, साउथ पर बढ़ाना होगा, बंगाल में बढ़ाना होगा, उड़ीसा में बढ़ाना होगा। उन्हीं भाषाओं को लेकर ये पूरा फोकस कम से कम इन गानों में रखा गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। चलिए सीधे आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा लिए चलते हैं, जहां बजट सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बजट सत्र में बातचीत कर रहे हैं, सुनवाते हैं। आंकड़े आपको दूंगा कि कितना लाभ यूपी को हो रहा है। इसलिए हम लोगों का अनुमान है कि 2025 के प्रयागराज कुंभ में 19 के कुंभ की तुलना में उसके 1.5 से 2 गुना श्रद्धालु प्रयागराज में आएगा। उसके अनुसार उस प्रकार की अवस्थापना सुविधा, उस प्रकार का उसका विस्तार और ये सभी सुविधाएं हम लोग वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। और उसके लिए अभी से हमारी तैयारी चल रही है। 9 आरओबी बनाने गए हैं, नया सिविल टर्मिनल का कार्य भी वहां पर किया गया। 250 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी संपन्न हुआ। 1,14,500 से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। और इस वर्ष भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माघ मेला जो चल रहा है, पहला स्नान मकर संक्रांति के दिन हुआ और अब तक लगभग 40 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं इस माघ मेला के दौरान भी। महोदय, आज भारत जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए दौर में प्रवेश किया है, इसमें अयोध्या का दीपोत्सव भी, ब्रज का रंगोत्सव भी, काशी की देव दीपावली भी पूरे देश के अंदर अपनी पहचान बना रही है। अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, देवपाटन तीर्थ विकास परिषद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, बिंदधाम तीर्थ विकास परिषद, सुख तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नेमिष धाम तीर्थ विकास परिषद, ये सभी गठित करके इन सभी धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों के सुनियोजित विकास को, उनके भौतिक, उनके आध्यात्मिक, उनके धार्मिक विकास को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 100 वर्ष के बाद फिर से काशी विश्वनाथ धाम में वहां पर पुनर्स्थापित हो चुकी है। सोकर क्षेत्र के विकास आदि के कार्य भी सरकार ने प्रारंभ किए हैं। कहीं रामायण पथ का काम, कहीं बौद्ध परिपथ का कार्य, आध्यात्मिक परिपथ का कार्य, शक्ति परिपथ का कार्य और ब्रज परिपथ का, बुंदेलखंड परिपथ
और महाभारत परिपथ के कार्य को भी उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल है, इन सब पर सरकार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही है। और इसका परिणाम क्या है कि पिछले वर्ष 6 करोड़ यानी लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है। गत वर्ष अकेले काशी में, मथुरा वृंदावन में 6 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया। नैमिषारण्य में 10 लाख श्रद्धालु आए। और सरकार के जो अन्य फोकस सेक्टर रहे हैं, बुंदेलखंड में 2 करोड़ 55 लाख श्रद्धालुओं ने, बुद्धिस्ट सर्किट में लगभग 30 लाख टूरिस्ट ने, और सुख तीर्थ में भी लगभग 10 लाख श्रद्धालु अलग अलग समय में आकर के उन्होंने वहां की बदलते हुए नए प्रवेश में अपने आप को सुरक्षित भी और नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ नया अनुभव किया है। हम बुंदेलखंड के जो किले हैं, उत्तर प्रदेश के जितने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ऐसे स्थल हैं, इन सब के भी व्यवस्थित विकास को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। और बहुत शीघ्र इनको भी हम लोग टूरिस्ट के हेरिटेज टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी का चलिए बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको एक समन इशू हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह समन जारी किया है। 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को कहा गया है। मुकेश सिंह सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ईडी ने 5 बार अरविंद केजरीवाल को बुलाया, वो नहीं गए। उसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। क्या कहा है अदालत में अपनी पिटीशन में, और अदालत ने अब इस पर क्या समन जारी किया है? देखिए, कुछ देर पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कहा है। और ये उनसे कहा गया है, समन जारी किया है और उनसे कहा गया है कि 17 फरवरी को उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल इस पूरे मामले में जो ईडी है उसने 3 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आईपीसी 174 के तहत एक शिकायत दर्ज कराई थी और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक पब्लिक सर्वेंट हैं, इसके बाद भी वो सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। बार बार सम्मन देने के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। और ये भी कहा था कि उनको अब तक 5 बार सम्मन जारी किए गए हैं। नवंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक उनको 3 महीने के अंदर 5 बार सम्मन जारी हुए हैं और उनसे शराब घोटाले में पूछताछ करनी है। लेकिन बार बार सम्मन जारी होने के बाद भी वो पेश नहीं हो रहे हैं। तो इस पर बीते शनिवार को ईडी ने अपना पूरा पक्ष कोर्ट के सामने रखा था। आज सुबह कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था और अब से कुछ देर पहले यानी ठीक 4 बजे कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो 17 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हों और ये बताएं, सफाई दें कि आखिर वो क्यों ईडी के सम्मन होने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। तो 17 फरवरी को अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको बड़ा झटका लगा है। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो समन को पढ़ने के बाद अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव में जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कर्मों की वजह से इस हाल में देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की ना नीति है, ना नेता है और ना ही उनकी कोई गारंटी। करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे। जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी,
जिस कांग्रेस के Nothing will go on record, only the जिस address will go on कांग्रेस record. के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। जब मेरे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित उन परिवार के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उस समाज के अंदर एक नया वातावरण पैदा होगा और उस दिशा में हमारी कोशिश यही है कि मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगे लेकिन मजबूती से काम करें, और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस प्रकार से बल दे के काम किया है। कृपा करके जानकारियों का अभाव है तो कहीं हम जानकारियां दे देंगे, लेकिन ऐसे नैरेटिव मत बनाइए ताकि आपकी प्रतिष्ठा भी कम हो, आपके शब्द की ताकत खत्म हो जाए। आप पर दया आ जाती है कभी कभी।